इस खबर गांव के प्लेटफॉर्म पर अब तक आपने बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टी के बड़े नेता और पार्टी की बातें सुनी, उनके समर्थकों की भी बातें सुनी। लेकिन दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में केवल यही तीन पार्टी या तीन धुरंधर नहीं है। मतलब जिस सीट पर आज हम आए हैं, इसे दिल्ली की सबसे हॉट सीट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। और ये सीट हॉट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, कांग्रेस के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व सीएम और इस बार के सीएम के दावेदार सीएम फेस अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़ाई केवल इन्हीं तीनों नेताओं के बीच में है, तीनों धुरंधरों के बीच में है। इस सीट से 40 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन 9 के पत्ते गए कट। अब बचे हैं सिर्फ 31 उम्मीदवार और इन 31 उम्मीदवारों में से भी 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, निर्दलीय हैं। तो आखिर निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने बीते 2-3 चुनावों में खाता नहीं खोला, वो इस बार चुनाव में क्या सोचकर उतरे हैं और क्या ठान रखी है उन्होंने कि इन बड़े बड़े धुरंधरों को वो यहाँ चैलेंज कर रहे हैं, उनको हराने के लिए उतरे हैं। क्या कुछ है इनके मन में और क्यों ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस स्टोरी में हम यही जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो आपको क्या करना है, खबर गांव पे बने रहना है। सर, सबसे पहले आप अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम हैदर अली है। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मैं ड्राइविंग करता था प्राइवेट गाड़ियों पे, और बस यही है। मैं तो एक नॉर्मली आदमी हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा है और मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरा पीएचडी इन सोशल वर्क है और मैंने जेरोंटोलॉजी के एरिया में काम किया है। नमस्कार, मैं जनता का नौकर पंकज शर्मा दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूँ। दिल्ली पुलिस की 6ठी बटालियन में हेडक्वार्टर कंपनी में मैं तैनात हूँ। मैं नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है हैदर जी? चुनाव की तैयारी सही चल रही है। अभी तो जैसे भी चलनी चाहिए थोड़ी बहुत चल रही है। अच्छा, अपनी तरफ से भरसक प्रयास है, जो भी हम कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग, क्योंकि परमिशन इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है 48 आवर्स के अंदर, तो अभी हमें परमिशन मिला है, तो डोर टू डोर कैंपेन है। और उसके साथ मेरा चुनाव चिन्ह भी बिल्कुल लास्ट में मिला था, तो मेरा चुनाव चिन्ह है सीसीटीवी कैमरा। चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चुनाव में मेरे साथ नई दिल्ली की जनता भी चुनाव लड़ रही है मेरे साथ में। नई दिल्ली का एक एक वोटर मेरे साथ में है, क्योंकि 2-3 बार से नई दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है केजरीवाल से। केजरीवाल नई दिल्ली में दिखता नहीं है, कहीं भाग जाता है, यहाँ से पंजाब भाग जाता है। इस तरह नई दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। जी, पहली बार चुनाव में उतरे जी, पहली दफ़े। तो कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका रहा? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। बस एक सब लोगों को देख के और देश की हालत देख के, दिल्ली की हालत देख के इलेक्शन लड़ने की सोच बनाई। जी, मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ और अभी भी नौकरी कर रहा हूँ। शायद ऐसा इतिहास में शायद पहली बार ही होगा कि कोई नौकरी पे रहते हुए चुनाव लड़ रहा है। नहीं, ये अचानक ही है। मैं पार्लियामेंट को भी बहुत नज़दीकी से पहचानती हूँ, जानती हूँ और घूमी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि देश में एक अच्छी राजनीति का आगमन होना चाहिए। वो क्या फैक्टर्स थे या वो क्या घटनाएं थीं जिनके बाद आपने तय किया कि अब आपको चुनाव में उतरना है, क्योंकि ये पहली बार है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा आपका? तो जैसे कि अब हमारे दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी, ये अगर कोई भी इनके पास समस्या लेके जाओ, ये कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में है नहीं। कांग्रेस का भी कोई बैकग्राउंड है नहीं, और बीजेपी है वो मुसलमानों की सपोर्ट में कहीं से नज़र आती नहीं। जैसे परवेश वर्मा जी ने भी लाडली योजना चलाई अपने फादर के एनजीओ से, तो उसमें मुसलमानों को कोई उसका लाभ नहीं मिला, तो उसमें फिर एरिया के लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन लड़ो आप। मैं 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली वासियों का दर्द समझता हूँ। पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, उसके बाद पुलिस वाला हूँ। घर परिवार वालों का या फिर आसपास समाज में लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने पर्चा दाखिल किया या चुनाव में उतरने का फैसला लिया? सभी बहुत खुश हैं और सभी चाहते हैं, क्योंकि मेरा कार्य सभी ने देखा, मुझे सामाजिक तौर पे सब लोग जानते हैं, तो वो ये चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति समाज में ज़रूर आए जो कार्य करे। और मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे ज़रूर प्रस्तुत करूँगी एक अच्छी राजनीति के लिए। सबको अचंभा ही हुआ
कि अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा है। इसको ऐसी क्या पड़ी, अच्छी भली नौकरी है, अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी इसने, तो सब लोगों का अचंभा हुआ है। मेरे यार दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कपड़े तक बना के दिए, जैकेट दिलाई मुझे करोल बाग से, कपड़े सिलवा रहे हैं, कोई एक कपड़े सिलवा के दे रहा है, एक जूते ला के दे रहा है। इस तरीके से उन्होंने मुझे तैयार करके पर्चा भरने के लिए भेजा मुझे। जब आप कैंपेन करने उतरते हैं तो क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में है नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जब आप कैंपेनिंग करने उतरते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है? पब्लिक हमारे साथ है। ये बड़ी बड़ी पंजाब की गाड़ी ले आए, केजरीवाल पंजाब से 100 गाड़ी लेके घूम रहा है। नई दिल्ली की जनता उसे भगा रही है, कोई उसके एक वोटर उसके साथ नहीं है केजरीवाल के साथ में। और नहीं, उसने पंजाब से लोग बुलाए हैं, चंडीगढ़ से बुलाए हैं, गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ लेके घूम रहा है। नई दिल्ली की जनता हमारे साथ है। ये तो कल चले जाएंगे, दूसरे लोग भी कल चले जाएंगे, मैं यहीं रहूँगा, कोई मेरे घर खुला है हमेशा। ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं देता। हम कोई बड़ी पार्टियों से तो है नहीं, जाते हैं वही जैसे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आपको ही वोट देंगे, तो इस तरीके से वो हमें उनके फेस से ऐसा लगता है कि हम इनके पास हैं तो इन्होंने हाँ कर दी बस। लोग बहुत खुश हैं और मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे पढ़े लिखे सामाजिक लोग आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग नहीं आने चाहिए। अगर रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आते हैं तो अगली बार के लिए कुछ सोचा है? हाँ, लड़ूंगा। फर्स्ट टाइम है, लोग पहचानेंगे, अब दूसरी बार भी लड़ना पड़ेगा। तो यही होता है कि भाई एक दफ़े माफ़ कर दो, 2 दफ़े माफ़ कर दो, तीसरी दफ़े तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। 2 दफ़े अगर हार जाएंगे, तीसरी दफ़े तो ज़रूर जीतेंगे। पहला प्रयास हमेशा नया होता है और एक अच्छी सोच के साथ होता है। तो मेरी सोच में हमेशा यही रहा है कि मैं अपने समाज के लिए कार्य करूं, अपने लोगों के लिए कार्य करूं, उनसे जुड़ के रहूं। मैं पहले भी कर रही थी, अभी भी करूंगी। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं भी होता है, मैं तब भी करूंगी। चुनाव कैसे मैनेज कर रहे हैं? खर्च चुनाव के मतलब काफ़ी खर्चे होते हैं चुनाव में। अब तक कितने खर्चे आपने कर दिए और मैनेज कैसे कर रहे हैं? खर्च ये हम डोर टू डोर कर रहे हैं, अपनी बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं। हमने कोई स्टार कंपनी नहीं बुलाया, हम खुद ही कंपेनिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर हम ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख तक का बजट रखा है, लेकिन हमारे पास जो भी हमारी जमा पूंजी है, जो लोगों का सहयोग आएगा, उसी से कार्य करेंगे। चुनाव में तो बहुत खर्च हो जाता है हमारे। तो अभी अगर हमारे अभी 5,000 भी खर्च हो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम कोई पैसे वाले तो है नहीं। खर्चे मैनेज कैसे कर रहे हैं? कहाँ से, मतलब कुछ डोनेशन में है या फिर घर की? यार दोस्त ही हैं एक दो, उनका भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। कोई मेरे एक दोस्त है, उनकी चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कपड़े वाले ने कपड़े दे दिए, चाय वाले ने जूते दिला दिए। इस तरीके से सेटिंग बन रही है बस। आप पुलिस वाले हैं, बिल्कुल नेता बनने की ट्रेनिंग ली है या फिर अब लेंगे? मुझे नेता नहीं बनना। ये देखिए सामने दिखा, राजनीति नहीं, सेवा नीति। मैं सेवा करूंगा, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार जब मैदान में उतरता है तो उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं होता, उसे उतनी मीडिया कवरेज भी नहीं मिलती। तो ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में किन किन तरह की समस्याएं झेलता है और आप किन चीज़ों की झेल रहे हैं और कैसे अपना चुनाव कैंपेनिंग बढ़ा रहे हैं? नई दिल्ली की जनता मुझसे अपरिचित नहीं है, मुझसे बेहद परिचित है। लगभग 50% वोटर मुझे बाय नेम जानते हैं नई दिल्ली में। तो मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली कि मुझे मीडिया ही चाहिए या मुझे स्टार कैंपेन चाहिए। मैं डोर टू डोर जाके उतरूंगा, या मुझे वो जानते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो नई दिल्ली की जनता मेरे साथ है। अगर किसी मीडिया वाले को हम कहेंगे ना, जो यूट्यूबर होते हैं कि भाई आ जाओ, हाँ मैं आ जाऊँगा, या कुछ उनका आने जाने का कुछ इस तरीके का, तो मैंने भाई वो तो हम पे है नहीं, बताओ तुम जाओ। जैसे यूट्यूबर है, उनका तो कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होता ना, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। तो वो अगर भाई आप आ जाओ यार, भाई वो मैं आ जाऊँगा, आप मैंने थोड़ा तेल वेल का देख लेना। अच्छा, तो भाई अब हम तुझे देंगे, इससे बड़े तो हम अपने पर्चे छपवा लें 1000 रुपये के। देखिए मैं सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ और मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, तो जिसमें आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दूसरा ग्रुप फॉर्मेशंस है ना, ग्रुप की अगर फॉर्मेशन होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। तीसरा होता है आपकी नुक्कड़ मीटिंग्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन आपके मुद्दे और आपका विषय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपको लोग जरूर सुनेंगे। जी, आपका वो मैनिफेस्टो है जो आपने दिखाया था, इसमें आपने कहा कि
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दी जाएगी। अभिषेक, मैं चाहूँगा आप दिखा पाएँ तो आपका ये जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, इसमें आपके मुद्दे और क्या क्या हैं? मुद्दे हमारे, देखिए अब जो हमारे लोग हैं, नई दिल्ली विधानसभा में किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक आप देखोगे तो सारे काम एनडीएमसी करती है। जैसे हमारे विधायक जी है, विधायक जी का कुछ होता है पता नहीं होता। अच्छा। ना विधायक के अंडर में कुछ आता नई दिल्ली के अंदर में, जैसे कि तो अपना ये है कि बस चल रहा है जैसे कहानी चल रही है, और कुछ नहीं है नई दिल्ली में, और बस धक्का पेल है। और अच्छा, मेरे पास अभी आपके मैनिफेस्टो हैं अभिषेक, मैं चाहूँगा एक बार आप इन पे ज़रूर फोकस करें। ये मैम का मैनिफेस्टो है जिसमें बातें कही गई हैं महिला सुरक्षा एवं उनका आत्मसम्मान, युवाओं को रोजगार, वायु एवं जल प्रदूषण पर रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, कॉलोनियों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना, चोरी और लूटपाट की रोकथाम, सुरक्षा गार्ड के प्रबंध का प्रयास करना और खेल प्रबंधन की व्यवस्था करना। मैम, इन जो आपके संकल्प हैं मैनिफेस्टो में, आपको क्या लगता है ये जो आपने 8 बातों का जिक्र किया, इन पर दिल्ली अभी कहाँ मात खा रही है? देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा एवं आत्मसम्मान की बात करें। कई राजनीतिक दलों के नेता इस तरीके का कमेंट करते हैं जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हर परिवार में एक स्त्री होती है और वो स्त्री उस घर का संचालन करती है, और वह जब हम एज ए राजनेता हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो किस तरीके से हम समाज से उम्मीद कर सकते हैं? हम समाज के प्रतिनिधित्व को लेके आते हैं। हाँ, हम प्रतिनिधि हैं, तो जब हम उस महिला को सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे तो हम क्या समाज में उसके लिए सम्मान दिला पाएंगे? तो पहला तो यही है। अब देखिए, मैंने आपसे युवाओं के रोजगार की बात कही, शॉर्ट और क्रिस्प, ये हाँ, रैपिड फायर के जैसे हाँ, हम रखेंगे। युवाओं के रोजगार की बात है, वायु जल प्रदूषण की बात है। तो देखिए, मेरे यहाँ खुद गंदा पानी कई बार आता है, और कई बार ऐसा पानी होता है जो मुझे पी नहीं सकते। तो उस तरीके के लिए जल का तो यहाँ पर बहुत ही इशू है। वायु प्रदूषण का तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते हैं। कॉलोनी में स्वास्थ्य सेवाओं की इसलिए व्यवस्था करना ज़रूरी है क्योंकि एकदम से आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो इमरजेंसी में गए, वहाँ वेटिंग में रह गए, परेशानियाँ होती हैं। कुछ ऐसा सिस्टम जरूर कॉलोनियों में होना चाहिए। तत्कालीन सरकार की मैं बात करूँ, नई दिल्ली सरकार की, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा जो है वो क्या विफल हो रही है इन कॉलोनियों में? विफल, पूरी तरह से विफल कहूँ तो ये शायद गलत होगा, लेकिन हाँ, कहीं तो कोई कमी है क्योंकि जो दवाइयाँ हैं कई बार टाइम पे नहीं मिलती, कई बार डॉक्टर नहीं मिल रहा, कई बार नर्स नहीं है, तो जो मैन पावर की उपलब्धता है कई बार उसके परेशानियाँ हैं, कई बार दवाइयों से परेशानियाँ आती हैं। और जैसे मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य और चोरी और लूटपाट, जो बहुत आम आप देख सकते हैं, और मैं लोगों के बीच से इन मुद्दों को उठा के लेके आई हूँ, और मुझे पता है कि लोगों को क्या परेशानी चल रही है। अब आप झुग्गी बस्तियों में देखिए, बच्चों को पढ़ने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, झुग्गी बस्तियों में पानी गंदा आता है, उनका जो जगह होती है उसमें हवा का आना जाना बड़ा एक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बच्चे जो हैं झुग्गी बस्तियों के, खेल उनके लिए नहीं है, इवन कॉलोनियों में भी खेल की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि, मैं चाहती हूँ स्पेसिफिकली कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी वर्ग को कुछ ना कुछ राहत मिले, और मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी। ये मेरी अपनी एक निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर के एक भावना बनी हुई है। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ना कहीं वोट कटुआ के तौर पे उतार दिए जाते हैं, उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती, बस ये होता है कि बड़े सीट पे जाएं और उन इलाकों के वोट काटें। तो जब लोग ऐसा निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में सोचते हैं तो बतौर एक निर्दलीय उम्मीदवार आपको फिर क्या फील होता है या क्या लगता है? दिल्ली का यह चुनाव लोकतंत्र के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक निर्दलीय ने आकर मुख्यमंत्री को हराया। ये आप खुद देखिए। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं इस सोच से नहीं खड़ा होया कि मैं किसी के वोट काटूंगा। अब आप एक जनता को मैसेज देते हुए अपने लिए वोट की अपील कर दीजिए। जनता से, दिल्ली की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे रिश्वत लेने तो बहुत पुलिस वाले आए होंगे, वोट लेने वाला पहला पुलिस वाला है। इस बार मुझे वोट दे दीजिए, आपको किसी पुलिस वाले को नोट नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरा चुनाव चिन्ह है जूता। जूता भ्रष्टाचारी को मिलना चाहिए। जूता एक
ऐसा हथियार है, देश के भ्रष्टाचारियों पे पहला अधिकार जूतों का होगा और उनको इस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। मैं सभी नई दिल्ली विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं हैदर अली, मेरा चुनाव चिन्ह हारमोनियम है और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर वोट करें और आपकी जो भी समस्या होगी, जैसी भी समस्या होगी, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे घर आके आप कभी भी मुझे मेरा गिरबान पकड़ के ले जा सकते हो, चलो जी ये काम कराओ, और इस काम को मैं कोशिश करूँगा करने की। और आप लोग मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मुझे विधानसभा में विधायक बनाएं, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मैं बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वोट करें और एक बार मौका देके ज़रूर देखें कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है और जो आपके लिए करना चाहता है, उसको जब आप मौका देंगे तो वो ज़रूर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा। और मेरा चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है। आप इस बार आइए और सीसीटीवी कैमरे को वोट दीजिए और मुझे विजयी बनाइए और मैं आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरने की भरसक प्रयास करूँ। दिल्ली भारत का दिल है और उस दिल से मैं लोगों के धड़कन तक पहुंचने का काम जरूर करूँ। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों की क्या कहानी है, ये कैसे चुनाव में आए, क्या करते थे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरे हैं, ये सब कुछ तो आपने समझ लिया। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि जिस जनता के बीच, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आखिर वो जनता इन्हें जानती या पहचानती है या नहीं। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पहला नाम है भावना। भावना जैन तो नहीं है? नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इसको। संजय रावत। संजय रावत कहाँ का ही है, इसको भी जानते हैं। हैदर अली। हैदर आई डोंट नो। अनीता। आई डोंट नो। अनुराधा राणा। आई डोंट नो। डॉक्टर अभिलाषा। नो। पंकज शर्मा। आई डोंट नो, नहीं जानते इनको। संदीप दीक्षित, परवेश जी को और उनको जानते हम, ये गाना में केजरीवाल जी को। अनुराधा राणा। नहीं। अभिलाषा। नहीं जी। पंकज शर्मा। नहीं जी। तो फिर कौन वोटर हैं यहाँ पे, कौन यहाँ के उम्मीदवार हैं जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं? अरविंद केजरीवाल जी हैं, हाँ। संदीप दीक्षित जी हाँ। हैं और साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा जी। अच्छा, मतलब यही 3 कैंडिडेट्स के नाम पूरी तरह से हैं। सर इन्हीं का प्रचार हो रहा है, बाकी ऐसा किसी ने नोबडी हैज कम हियर। ओके। हैदर अली। नहीं जी। अनीता। नहीं जी। अनुराधा राणा। नहीं जी। डॉक्टर अभिलाषा। ये तो कभी दिखे ही नहीं जी। पंकज शर्मा। नहीं जी। अनीता। नहीं, ये भी नहीं दिखे। अनुराधा राणा। नहीं सर, डॉक्टर अभिलाषा। ये भी नहीं दिखे। पंकज शर्मा। नहीं सर। ये लोग अभी यहाँ पर एक दुकान है, वो खड़ा हुआ है, वो आए थे, एक और आए थे, 2 आए थे बस। अच्छा, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार आते नहीं है इधर इलाकों में कि आप पहचान पाए? कोई आता ही नहीं। डॉक्टर अभिलाषा। कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पे। पंकज शर्मा। पंकज शर्मा भी नहीं दिखते। ये सारे आप ही की विधानसभा क्षेत्र के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। यहीं के हैं, तो हमें या कोई आएगा तभी तो दिखेगा ना। अभी भैया यहाँ पे बीजेपी से ही दिख रहे और कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छा, और कोई दिख ही नहीं कोई रहा। दिख ही नहीं रहा। इसी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। कौन कौन से उम्मीदवार अभी तक आपने देखे चुनाव में ऐसे प्रचार करते हुए? कोई भी नहीं दिखा, ये सिर्फ परवेश जी दिख रहे हैं हमें तो। सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल के जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पे अपनी बार। जमानत जब्त कराएंगे? सच्चाई है भैया, बड़े मार्जिन से वो जीतते आए हैं 3 बार से। की बार हवा को दिखाई भी नहीं देंगे। सच्चाई है ये, हमें कोई लालच नहीं है कि इस बार सच्चाई है ये। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब ये निर्दलीय उम्मीदवार ऐसी विधानसभा सीट से क्यों उतर रहे हैं? मतलब ऐसा ही है, खाली अपना नाम करने के लिए कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा यहाँ पे है, तो हम उनके अपना नाम कमाने के लिए खाली खड़ा हो रहे हैं जी। आपको भी यही लगता है? सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है, कुछ वोट मिलेगा किनको? निर्दलीय उम्मीदवारों? कुछ नहीं, ये तो ये आप परिवार के 10, 20, 50 सोचे वाले, ये कहानी है। 500, 100, 500, 100 वजह से। वैसे इन लोगों ने जो कुछ कहा, कि आपको लगता है ये सब सही है? ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुछ बदलाव ला सकते हैं या फिर सिर्फ ये वोट कटुआ साबित होंगे? वैसे इस वीडियो को शूट करते करते ना
रोशनी तो खत्म हो गई है, लेकिन इन कैंडिडेट्स की करियर की रोशनी आएगी या जाएगी, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ये भी बताइएगा कि किस कैंडिडेट की बात आपको सबसे अच्छी लगी, वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा और लगा कि इसे तो भाई शेयर करना ही बनता है। ये भी बताइएगा कि हमारी मेहनत जो दिल्ली चुनाव पर लगातार चल रही है उस पर आप क्या कहते हैं, आपकी इसमें क्या राय है। साथ ही ये भी बताइएगा कि खबर गाँव की इस पूरी इलेक्शन की सीरीज में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे इस वीडियो को शूट करने में मेरी मदद की थी अभिषेक ने, बेचारे कैमरा चला रहे हैं, काफी मेहनत का काम है। उनकी मदद की है सरबजीत ने, और मैं हूं शुभम और आप देख रहे थे खबर गाँव।